हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते दोस्तों। आज है दिसंबर 6 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, नंबर ऑफ टॉपिक्स अभी आज काफी कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खासकर ये जो केरला पोर्ट को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। उसके बाद जॉब क्राइसिस जो कि कोविड-19 के बाद आया है, वो हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। कोविड-19 के इम्पैक्ट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये कोविड-19 के इम्पैक्ट दो पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे फूड के पर्सपेक्टिव से और दूसरा पढ़ेंगे सोशलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। तो ये हमारा मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा हो जाता है। डीमोनेटाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और हल्का सा जो है रिलीजियस कन्वर्जन के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि आज बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, लेकिन जो भी है उसको अपने हिसाब से कर लेते हैं। देखिए, रोज दिवाली नहीं हो सकती ना, रोज 10-10 टॉपिक नहीं आते न्यूज़पेपर में। हाँ, एडिशनल आर्टिकल मैंने आपके लिए डाल दिए हैं, लेकिन वो भी ठीक ठाक से ही हैं। बट एनीवेज, आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक तो सबने करना ही करना है। और जनवरी से हम लोग अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। रोज आपको बताता हूँ, तो आपको तो अच्छे से पता चल गया होगा। आप हमारी वेबसाइट जाके विजिट कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर भी क्लिक करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। वैसे आज पॉजिटिव तो कुछ नहीं हुआ था, आज नेगेटिव हुआ था। नेगेटिव ये हुआ था कि आज के दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद जो देश में हुआ वो आप सबको अच्छे से पता है। मुंबई में कितने सारे दंगे फसाद हुए, है ना, देश भर में राइट्स हुए। तो एक अनफॉर्चुनेट सी घटना यहाँ पे हुई थी। खैर, तो आज बढ़ते हैं अपनी न्यूज पे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफर्स टू फाइंड सॉल्यूशन टू डिसीटफुल कन्वर्जन। डिसीटफुल मतलब धोखाधड़ी से जो कन्वर्जन करवाया जाता है, ये रिलीजियस कन्वर्जन की बात हो रही है। धोखाधड़ी का मतलब, जैसे इन्होंने ये कहा है, देखो रिलीजियस कन्वर्जन ना कई तरीके से हो सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिलीजियस कन्वर्जन इज कंप्लीटली लीगल। बट अगर ये रिलीजियस कन्वर्जन तब हुआ हो जब आपने उसको अपनी मर्जी से किया हो, यानी कि जब आपका कॉन्शियंस कहता है, आपकी अंतरात्मा कहती है कि मुझे इस पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर फेथ नहीं रहा और मुझे इस पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर फेथ हो गया है। उसकी जो डाइटी है, उसके जो भगवान है, मुझे उसके अंदर बिलीफ हो गया है। आप उसके लिटरेचर को पढ़ते हो, उसको समझते हो, सोचते हो, फिर जाके कन्वर्जन करते हो। दैट इज कंप्लीटली लीगल। दूसरा कन्वर्जन होता है फोर्सफुल तरीके से, डिसीटफुल तरीके से, जिसमें आप लोगों को डराते हो, धमकाते हो, है ना, गन पॉइंट पे उनका रिलीजियस कन्वर्जन करवाते हो। तीसरे तरह का हमारे यहाँ पे कन्वर्जन होता है लालच देके, चैरिटी देके। चैरिटी देके समझ रहे हो ना? जैसे आपके वहां पे कोई बीमारी फैल गई तो आपको कुछ मेडिसिन वगैरह दे दिया, हेल्थ बेनिफिट दे दिए। आपके वहां पे कोई स्कूल्स वगैरह ओपन करवा दिए, ठीक है, आपके वहां पे कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल बनवा दिया, इस तरह की चीजें। कोई आपको फूड दे दिया, खाने को दे दिया, भूख भूख लगा आपको, आपको खाने को दे दिया। अब जब ये चीजें चैरिटी की जाती हैं, इसके बदले में उन लोगों से फेवर मांगी जाती है फॉर रिलीजियस कन्वर्जन। और ऐसा हमारे यहाँ पे ट्राइबल बेल्ट्स में बहुत होता है। आप झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ ट्राइबल बेल्ट में जाओगे ना, ये सब वहां पे होता है, क्योंकि प्रोवर्टी तो वहां पे रैम्पेंट है। तो बहुत सारे जो है मिशनरीज आपको वहां पे देखने को मिलते हैं, रिलीजियस कन्वर्जन होता है। ये गवर्नमेंट का भी स्टैंड है और ये सुप्रीम कोर्ट का भी स्टैंड है। सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये बहुत ही सीरियस मामला है, जो डिसीटफुल, धोखाधड़ी के तरीके से आप करवाते हो। देखिए, चैरिटी, इनका है कि कोर्ट का कहना है दैट वील्ड इंटेंशंस बिहाइंड रिलीजियस कन्वर्जन थ्रू अल्यूरमेंट बाय ऑफरिंग फूड, medicines and treatments are very bad and they are unfortunately going on in India. So it's a very serious issue. Everybody has a right to choose their faith. हर कोई अपना फेथ चूज कर सकता है, बट इट डज नॉट मीन दैट luring somebody by giving something, if you believe that a particular community needs help, आप उसकी हेल्प करिए। आपको लगता है कि किसी को हेल्प की जरूरत है, भाई आप हेल्प करिए ना, बदले में उसके रिलीजियस कन्वर्जन का फेवर क्यों मांग रहे हो? तो इनका यह कहना है, when everybody in India, they have to act as per the culture of India. इंडिया में अगर आप रह रहे हो या बाहर से भी आते हो, तो आप हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट करिए। आप अपने कल्चर को यहाँ पे, अपने रिलीजन को यहाँ पे थोपने की कोशिश मत करिए। हाँ, अगर आपको करना ही है, आप प्रॉपर तरीके से करिए, है ना, आप उनको शिक्षाएं दीजिए, उनको समझाइए। लेकिन ये जो मेडिसिन वगैरह और ये लालच देते हो, ये ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम इस मामले में सीरियस हैं और इसको देखेंगे हम लोग। देखिए, फोर्सफुल, और बहुत सारे स्टेट्स ने इंडिया में, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हरियाणा,
कितनी सारी स्टेट्स ने, मध्य प्रदेश ने जो है एंटी रिलीजियस लॉ बना दिए हैं और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिड डिक्लेयर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई राइट टू रिलीजन इज योर फंडामेंटल राइट, बट राइट टू कन्वर्ट योर रिलीजन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, इसीलिए जितने भी स्टेट्स ने पास किया है एंटी रिलीजियस लॉ सभी को अपहेल्ड कर दिया गया है। तो लेकिन ये बड़ा ही एक अजीब सा मुद्दा यहाँ पे रहेगा कि भैया सुप्रीम कोर्ट इस बात को डिसाइड कैसे करेगा कि इस आदमी ने अपनी मर्जी से रिलीजियस कन्वर्जन किया है या लालच में किया है। देखिए जोर जबरदस्ती वाला तो ठीक है, आप जोर जबरदस्ती करके नहीं करवा सकते, लेकिन अगर आपको मेडिसिन वगैरह उसके थ्रू किया है तो आदमी तो बोल देगा हाँ साहब मैंने अपनी मर्जी से किया है, मैं इसकी शिक्षाओं को बिलीव करता हूँ। तो क्या किया जा सकता है सोल्यूशन, है ना? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन हो सकता है कि रिलीजियस कन्वर्जन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये लालच में किया गया है या फिर ये आदमी ने अपनी मर्जी से किया है। जैसे एक स्टूडेंट ने कुछ टाइम पहले कमेंट सेक्शन में सजेशन दिया था कि हम सर ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई भी आदमी एक रिलीजियस कन्वर्जन करता है, मान लो किसी आदमी ने कोई भी एक्स से लेके वो वाई रिलीजन के अंदर आया है, तो उसको वाई रिलीजन के बारे में जानकारी पूछी जाए, उसके रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में पूछा जाए, एक काइंड ऑफ टेस्ट कंडक्ट करवाया जाए, उसके गॉड्स के बारे में पूछा जाए, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा जाए, उसकी वैल्यूज के बारे में पूछा जाए। अगर वो सब ये बता सकता है तो इसका मतलब उसने रिलीजन के ऊपर पढ़ाई किया है, उसने स्टडी किया है, उसने देखा है, ऑब्जर्व किया है। लेकिन वो अगर कुछ भी नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई आपको लालच देके या धोखाधड़ी से कन्वर्जन करवाया गया है। मे बी ए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बट नॉट ऑन द ग्राउंड। एनीवेज, वेल विद इन आवर राइट टू डिसएग्री विद आरबीआई। देखिए जब डीमोनेटाइजेशन किया गया था तो क्या डीमोनेटाइजेशन करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून आया था, कोई बिल आया था या पार्लियामेंट की परमिशन ली गई थी? नो। डीमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट ने सिर्फ नोटिफिकेशन इशू करके कर दिया था। क्या इसमें आरबीआई का अग्रीमेंट था? यस। ऐसा गवर्नमेंट का कहना है कि आरबीआई का अग्रीमेंट था। जब गवर्नमेंट से पूछा गया भाई क्या आपने आरबीआई को कॉन्फिडेंस में रखा है, गवर्नमेंट का यह कहना है कि आरबीआई की कंसल्टेशन के बाद ही उन्होंने डीमोनेटाइजेशन का फायदा जो है वो इंप्लीमेंट किया था। पहली बात तो ये कि आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो, आपको पार्लियामेंट के थ्रू जाना चाहिए था। दूसरी बात, अब सरकार का कहना है कि अगर मैं पार्लियामेंट के थ्रू जाता प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाता, बिल लेके आना पड़ता, तब तक जो ब्लैक मनी वगैरह है वो सब जो है लोग एडजस्ट कर लेते, इसलिए अचानक से मूव किया जाना जरूरी था ताकि जो ब्लैक मनी वगैरह है वो पकड़ी जा सके। एनीवेज, तो ये बात यहाँ पे कंसल्टेशन की है। अब सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है सरकार से कि मान लो आरबीआई आपके एक्शन के साथ अग्री नहीं करता तो क्या तब भी आप डीमोनेटाइजेशन करते? अभी तो आप कह रहे हो चलो आरबीआई को पता था, हालांकि बहुत सारे मोस्टली एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आरबीआई को भी नहीं पता था। आरबीआई के हो सकता है कुछ टॉप ऑफिशियल्स मान लो गवर्नर वगैरह को पता हो, लेकिन मेजरली लोगों को नहीं पता था। लेकिन अगर उस बात को भी साइड में हम लोग रख दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा है गवर्नमेंट से कि भाई अगर आरबीआई अग्री नहीं करता डीमोनेटाइजेशन के लिए, क्या तब भी आप डीमोनेटाइजेशन करते कि नहीं करते? आप हमें ये बताइए। गवर्नमेंट ने कहा देखो सर पहली बात यह है कि जो चीज गई वो गई, उस पर अभी जो है अब सांप निकल गया, उसकी लकीर को पीट के कोई फायदा नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि नहीं, हम लकीर को पीट नहीं रहे हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ताकि फ्यूचर में आने वाली गवर्नमेंट्स ऐसा एक्शन दोबारा से ना ले सकें जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हुई है। तो एक इतिहास से हमें लेसन सीखने की जरूरत है। तो गवर्नर ने कहा चलो ठीक है माई बाप आप पूछ रहे हो तो आपको बता ही देता हूं। गवर्नमेंट इज वेल विद इन आवर राइट्स टू डिसएग्री विद द आरबीआई। अगर आरबीआई डीमोनेटाइजेशन के लिए मना करता तब भी गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन कर देती और कर सकती है। दिस इज वेल विद इन द राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू डिसएग्री विद द आरबीआई's डिसीजन। तो ये जो है उन्होंने यहाँ पे कहा है। ठीक है, इतना ही आर्टिकल था, छोटा सा आर्टिकल है, मैंने वैसे खींच के इसको लंबा कर दिया, बट एनीवेज पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुए डीमोनेटाइजेशन के और नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुए। नेगेटिव इंपैक्ट के लिए तो आप जो है पूरी किताब लिख सकते हो, बट एनीवेज सेल्फ स्टडी के लिए थोड़ा बहुत मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया है, इसको आप हल्के से पढ़ सकते हो। चलिए जी, इंडिया जर्मनी इंक माइग्रेशन अग्रीमेंट, जयशंकर डिफेंस रशियन ऑयल परचेज। अभी भी हम लोग रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, तो वही जर्मनी की मिनिस्टर साहब मैडम जो है वो इंडिया में यहाँ पे आई हैं, एनेला बेबुक नाम है इनका। तो बहुत सारे मुद्दों पे जर्मनी के साथ हम लोगों ने चर्चाएं की। जर्मनी एक हमारा अलाई कंट्री है, ठीक है, हमसे अच्छी पटती है जर्मनी की।
और इन्होंने कई सवाल हमसे पूछे हैं ऑफ कोर्स। और मैडम ने कुछ टाइम पहले लास्ट वीक एक बयान बाजी भी किया था कि इंडिया पाकिस्तान जब बेसिकली J&K को लेकर उन्होंने किया था, कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, अमेरिका और इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इशू चल रहा है, हम इंटरवीन कर सकते हैं। मतलब खाम का सरपंच बनने की कोशिश कर रही थी मैडम, लेकिन इंडिया ने जब उसको डांटा और जर्मनी के चांसलर ने जब इनको डांटा तो इन्होंने अपनी बात से यू टर्न ले लिया। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, हम तो सिर्फ एक फ्रेंडली कंट्री हैं, इंडिया पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, ऐसा ऐसा करके बोलने लगी। बट एनीवेज और भी मुद्दों पे बात हुई। एक सबसे बड़े मुद्दे पर जो बात हुई वही रशियन ऑयल। इंडिया वेरी वेल कि बहुत रशियन ऑयल हम लोग इंपोर्ट कर ही रहे हैं ऑफ कोर्स। तो जर्मनी की मैडम का कहना है कि सब आप क्या कर सकते हो यूक्रेन वॉर को लेके, क्या आप रशियन ऑयल के इंपोर्ट को कम कर सकते हो क्या? क्योंकि आप जो ऑयल परचेज कर रहे हो उससे रशिया की इनकम खूब सारी हो रही है, जिससे वो यूक्रेन के ऊपर वॉर को फंडिंग कर रहा है। अब हमारे तो रॉकस्टार हैं भैया जयशंकर जी। जयशंकर जी क्या कहना है कि भाई देखिए, India's consumption of Russian oil is just 1/6 of the European consumption and should not be compared unfavorably। जितना यूरोप, मान लो यूरोप जो है अगर वो 6 लीटर अगर यूज कर रहा है तो इंडिया सिर्फ 1 लीटर यूज कर रहा है। और आप इंडिया की पॉपुलेशन देखिए और आप यूरोप की पॉपुलेशन देखिए, तो आप यूरोप को ये बात क्यों नहीं बोलते हो? आप खुद रशियन ऑयल का यूज कर रहे हो भाई, हमें काहे बोल रहे हो? आपके खुद इतने मित्र दोस्त हैं यूरोप के अंदर, आप उनको क्यों नहीं बोलते हो, हमें क्यों बोलते हो? जबकि वो तो डेवलप्ड कंट्री है, हम तो डेवलपिंग कंट्री हैं। तो आप तो प्लीज ये बात मत ही बोलिए, ठीक है? हम तो कुछ भी फंडिंग नहीं कर रहे, रियल फंडिंग तो आपसे हो रही है। अब वो यूरोप का ये कहना है कि देखो मैं रशिया से डायरेक्ट ऑयल परचेज नहीं कर रहा हूँ, पर यूरोप वाले भी बड़े तेज हैं, वो लोग चाइना के थ्रू ऑयल मंगवा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो रशिया के पास ही पैसा जा रहा है ना। तो ये सब चीज़ें उन्होंने वो बातें किया, और भी थोड़ी बहुत बात की, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में बात किया, पाकिस्तान को लेके थोड़ा बहुत बातचीत हुआ, रशिया यूक्रेन तो ऑफ कोर्स क्राइसिस को लेके बात हुआ, हल्का फुल्का अफगानिस्तान को लेके बात हुआ, चाइना को लेके बात हुआ, और कुछ माइग्रेशंस को लेके, जैसे यहाँ कुछ स्टडी वीज़ा वगैरह दिया जाएगा इंडियन स्टूडेंट्स को जर्मनी के द्वारा एंड वाइस वर्सा। तो कुछ कुछ इन चीज़ों पे बात हुई है। और अभी वेरी वेल कि यूरोप ने जो प्राइस कैप लगा दिया है रशियन ऑयल के ऊपर 60 बैरल, मतलब कोई भी कंट्री अगर 60 बैरल से ज़्यादा में अगर रशियन ऑयल परचेज करती है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो शिपमेंट, मतलब जो शिप्स होते हैं उनको इंश्योरेंस नहीं देंगी। तो ये एक $60 का वो एक कैप लगा दिया गया है अमेरिका के द्वारा, नाटो के द्वारा बेसिकली, ठीक है? सो दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग देयर। चलिए जी, विजिंजम पोर्ट प्रोजेक्ट, ये मैं काफ़ी समय से वेट कर रहा था कि कब ये टॉपिक आएगा, क्योंकि 3-4 महीने से बड़ा इशू चल रहा है और फाइनली ये आ गया है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है? एक्चुअली ये वाला अलग है, ये अलग अलग वाला है, ठीक है? और कहाँ गया अपना, हाँ ये वाला अलग है, तो ये पिक्चर मैं चेंज कर दूंगा, डोंट वरी। तो विजिंजम पोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं, केरला के अंदर ये प्रोजेक्ट है। देखिए ये जो हम लोग पोर्ट यहाँ पे बना रहे हैं और ये है विजिंजम, ठीक है? तो ये पोर्ट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, और ये पोर्ट बना कौन रहा है, क्यों बना रहे हैं, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और किसान वगैरह लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लाठीचार्ज वगैरह भी हो गया है अनफॉर्चुनेटली। तो क्या है ये विजिंजम पोर्ट प्रोजेक्ट? विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट टेकन बाय द केरला गवर्नमेंट। केरला गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर ये पोर्ट बन जाएगा तो एक इंटरनेशनल हब बन सकता है। हम लोग अगर ये पोर्ट बनने के बाद जो फैसिलिटीज या जो बेनिफिट कोलंबो को होता है वो बेनिफिट हमें हो सकता है, इनका ये कहना है। उसके अलावा उस एरिया में जितने भी माइनर पोर्ट्स हैं सबको हेल्प होगी। और केरला गवर्नमेंट का ये कहना है कि 10,000 से लेके 30,000 तक का एम्प्लॉयमेंट वहां पे जनरेट होगा इस पोर्ट के बनने से। खैर वो चीजें अलग अलग हैं। तो बात यह है कि भाई ये जो पोर्ट है ये बनाया जा रहा है। देखिए एक हमारे पास होता है बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, एक बोट मॉडल होता है, और ये मॉडल होता है पीपीपी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जैसे इसमें क्या रहेगा, एक केरला की गवर्नमेंट रहेगी, एक मिस्टर अडानी रहेंगे। तो मिस्टर अडानी क्या करेंगे, इस पोर्ट को बिल्ड करेंगे, बनाएंगे, इस बोट को जो है पोर्ट को ऑपरेट करेंगे, मे बी लास्ट फॉर 25 ईयर्स। और एक बार ऑपरेट करने के बाद जब उनकी कॉस्ट कंप्लीट हो जाती है तो उसको केरला गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे। इसे बोट सिस्टम बोलते हैं। लेकिन दूसरे सिस्टम भी होते हैं पीपी मॉडल में, इकोनॉमी का टॉपिक है वैसे ये। इसमें रहता है डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। यानी कि मिस्टर अडानी इस पोर्ट को डिजाइन भी करेंगे,
बनाएंगे भी, फाइनेंस भी खुद करेंगे। अब वो जहां मर्जी से करें, उनकी बॉडरेशन है। फिर इसको 20-25 साल के लिए ऑपरेट भी करेंगे और फिर इसको फाइनली केरला की गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि जो भैया ऑपरेशन वगैरह में बिल्ड करने में जो पैसा खर्चा हुआ है, तो वो तो पूरा तो करेंगे ना, कुछ प्रॉफिट भी कमाएंगे, तो इसलिए उसको ऑपरेट किया जाता है 20-25 सालों के लिए। जैसे कि आप यूजुअली टोल टैक्स में देखते हो, जो सड़कों के ऊपर टोल टैक्स होते हैं, वो भी इसी मॉडल के ऊपर बने होते हैं यूजुअली। अब अडानी ग्रुप जो है वो इस पोर्ट को बना रहा है, तो ये तो पूरा मामला वहां पे चल रहा था। अब विंजिंजम पोर्ट जो ऑफ कोर्स काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यू नो वेरी वेल कि जो हमारा 10 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है, ये डीप सी पोर्ट होगा, बड़े बड़े शिप्स जो है यहाँ पे आ सकते हैं, 20 मीटर से ज्यादा जो है यहाँ की डेप्थ होगी, राइट, वो सब चीजें करके, और यू नो एम्प्लॉयमेंट वगैरह की अपॉर्चुनिटी खूब सारी वहाँ पे पैदा होंगी। बट प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं प्रोटेस्ट, वो भी आपको पता होना चाहिए। जो फिशरमैन है खासकर, वो लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वहाँ पे कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई स्पोर्ट बनने से ना कोस्टल इरोजन होगा, खासकर त्रिवेंद्रम वाले रीजन में। देखिए, अगर केरला में आप देखें तो सबसे ज्यादा जो इरोजन है वो एक्चुअली त्रिवेंद्रम रीजन में ही होता है, जो 23-24% के लगभग आता है, और ये नेचुरली होता है, खासकर मानसून के सीजन में। तो क्या ये पोर्ट बनाने से बढ़ेगा? यस, फिशर लोग का ये कहना है, वहां पे जो मछुआरे लोग हैं उनका कहना है कि यस, ये और ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से उनका जो है लोकल एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, उनकी कोस्ट जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। साइंटिस्ट का ये कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जहां पे ये पोर्ट बनाई जा रही है वो जगह पे एक्चुअली उतना इरोजन नहीं होता है, और अगर इरोजन होता भी है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे स्टेप्स ले रहे हैं, तो ये इनका कहना है। उसके अलावा क्या हुआ, यहाँ पे अराउंड 300 फैमिलीज को उस कोस्टल एरिया से शिफ्ट कर दिया गया है रिलीफ कैंप में, बिकॉज ऑफ द हाई इंटेंसिटी कोस्टल इरोजन। 300 फैमिली ऑलरेडी डिस्प्लेस हो चुकी हैं, और आने वाले समय में और फैमिली भी डिस्प्लेस हो सकती हैं। तो डिमांड क्या है? डिमांड ये चल रही है भी पहले तो आप इस पोर्ट को बंद करो। अगर बंद नहीं भी कर सकते, पहली बात, जो फैमिलीज डिस्प्लेस हुई उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करिए, उनको लाखों रुपए का मुआवजा दीजिए, पैकेज दीजिए बड़े बड़े, और मिनिमम एज जो है आप डिसाइड करिए। जो लोग वहां पे काम करेंगे, चाहे वो स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, उनकी एक मिनिमम वेज होनी चाहिए। मान लो एक दिन का 1000 रुपया, एक दिन का 1500 रुपया, कुछ भी आप उसको जाके वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। ये उन्होंने कुछ कुछ चीजें वहां पे बोली हैं। बाकी जो बोट्स वगैरह हैं उनको सब्सिडी दिया जाए, कैरोसिन वगैरह की बोट जो रहती है उनको सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर, तो ये कुछ कुछ डिमांड उनकी बेसिकली यहाँ पे है। और केरला गवर्नमेंट ने तो साफ साफ बोल दिया है कि भाई कोस्टल इरोजन का कोई लेना देना नहीं है, और हम लोग किसी भी कीमत पे इस पोर्ट के कंस्ट्रक्शन को रोकने वाले नहीं है। आपसे जो हो सकता है आप कर लीजिए। तो ये बेसिकली वहाँ पे क्लैश काफ़ी चल रहे हैं, और नेगोशिएशंस भी चल रही हैं रोज रोज। क्या होगा क्या नहीं होगा अलग बात है, बट इस तरह के प्रोजेक्ट डेफिनेटली बंद नहीं हो सकते। यू नो वेरी वेल कि करोड़ों रुपए अरबों रुपए यहाँ पे लगाया गया है, कई बिलियन डॉलर्स, और एक लीगल अभी बाउंडेशन है ये, तो गवर्नमेंट इसको पीछे तो नहीं हट सकती है। कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज निकाला जाएगा, बाद में देखेंगे वो क्या रहेगा। ठीक है जी, चलिए। द लिंगरिंग क्राइसिस ऑफ लेबर पोस्ट पेंडेमिक। पोस्ट पेंडेमिक मतलब पोस्ट पेंडेमिक के बाद में। तो बेसिकली एक रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2 रिपोर्ट रिलीज की हैं। एक रिपोर्ट है ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-2023, द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड द कोविड-19 ऑन द वेजेस एंड द परचेजिंग पावर। पहली रिपोर्ट तो ये है। दूसरी रिपोर्ट है एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड द सोशल आउटलुक 2022। पहली रिपोर्ट के अंदर इसने क्या बोला है? पहली रिपोर्ट के ऊपर जो मेजर फोकस है वो है 2 क्राइसिस के ऊपर। पहला क्राइसिस है इन्फ्लेशन और दूसरा क्राइसिस है इकोनॉमिक स्लोडाउन, ठीक है। और इन्होंने जो है रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर काफी कुछ यहाँ पे फोकस किया है। तो रशिया यूक्रेन की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ, ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़े, ऑफ कोर्स फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़े, यस, वेजिटेबल ऑयल्स के प्राइसेस बढ़े, यस। तो एक तो उससे इन्फ्लेशन जनरेट हुआ और इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ। पहला तो इन्होंने इसके ऊपर फोकस किया है। दूसरा फोकस किया है इन्होंने जॉब लॉसेस के ऊपर, और वो भी खासकर एशिया वाले रीजन में, यानी कि इंडिया वगैरह का इन्होंने यहाँ पे कवर किया है। ये 2 रिपोर्ट है। क्या कहती है रिपोर्ट, थोड़ा देख लेते हैं। पहले तो इन्होंने वेज को डिफाइन किया है। वेज क्या होता है? वेज आपकी सैलरी होती है, ठीक है। इट्स अ टोटल ग्रोस रेम्युनरेशन, माने आपकी जो सैलरी होती है वो आपको मिलती है, एंड रेगुलर बोनस, जैसे आपको दिवाली बोनस मिल गया वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। उसके अलावा ये मंथली बेसिस पे होता है, ठीक है, ईयरली बेसिस पे भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने मंथली बेसिस का बोला हुआ है। उसके अलावा जो आपकी पेड लीव होती हैं या जो पेड सिक लीव होती हैं, वो भी आपका वेज के अंदर ही गिना जाता है। जैसे हर कंपनी, मान लो मेरी कंपनी जो है वो मुझे साल में 10 छुट्टियां प्रोवाइड कराती है, पेड लीव्स। आप छुट्टी ले सकते हो लेकिन आपको सैलरी मिलेगा, वो भी आपके वेज के अंदर ही इंक्लूड होता है।
ठीक है, तो इन्होंने कुछ कुछ यहाँ पे बोला है। अब ये जो आपकी वेज है ना दोस्तों, दो तरह की होती है, एक होती है रियल वेज और एक होती है नॉमिनल वेज। नॉमिनल वेज, अब इसका एग्जांपल आपको देता हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मान के चलिए मेरी सैलरी जो है वो 10,000 रुपये है मंथली। पिछले साल मान लो 2021 में मेरी सैलरी 10,000 थी। 2022 में कंपनी ने क्या किया, मेरी सैलरी इंक्रीज करके 12,000 कर दिया। तो ये नॉमिनल इंक्रीज हुआ, कितना, 2,000 रुपए का नॉमिनल इंक्रीज हुआ। अब दिखने में तो ये लग रहा है कि मेरी 2,000 रुपए सैलरी बढ़ गई है। अब आते हैं रियल वेज के ऊपर। एक्सपेंडिचर की जब मैं बात करता हूं, मेरा जो भी डेली मंथली एक्सपेंडिचर होता है, पहले वो मेरा कितना था, 9,000 रुपीज। तो मैं 1,000 की सेविंग कर रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन हर चीज का दाम बढ़ गया, खाने पीने का, मेरा रेंट बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। अभी मेरा खर्चा हो गया 13,000। ठीक है, पहले 9,000 था, अभी 13,000, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है ना। अब बताओ जरा मुझे, क्या मेरा वेज इंक्रीज हुआ है? नहीं, एक्चुअली मेरा वेज -1,000 रुपीज नीचे चला गया है। ये कहते हैं रियल वेजेस या फिर रियल इनकम। ठीक है, ऊपर वाली थी नॉमिनल इनकम, ये है रियल इनकम। ऐसा ही वेज में भी होता है। तो जब इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करते हैं वो रियल होती है, और मेरी रियल एक्चुअली कम हुई है, बड़ी नहीं है, लेकिन नॉमिनल मेरी 2,000 बढ़ी है। ये मतलब होता है इस चीज का। तो एक तो इन्होंने वेज के बारे में ये बात बोली है, ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हो। और एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है, कहता है जो रियल वेज है इंडिया में 2006 और 2021 के बीच में एक्चुअली माइनस में गई है। नॉमिनल सैलरी बढ़ी है आपकी, लेकिन रियल सैलरी आपकी एक्चुअली में माइनस में गई है बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। चाइना के अंदर में माइनस में तो नहीं है, थोड़ी कम जरूर हुई है, हर कंट्री में मोस्टली कम ही हुई है, बट एनीवेज इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से आपके जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो गई ऑब्वियसली, खासकर ऐसे लोगों के ऊपर जो लो इनकम अर्नर्स थे, उनकी सैलरी कम हो गई, उनका जो है रियल वेज कम हो गया, क्योंकि इनका मोस्टली जो खर्चा होता है वो फूड पे ज्यादा होता है। तो हालांकि अमीर लोग तो मजा लूटते ही हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, खासकर लोअर इनकम अर्नर्स होते हैं, उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। वाइल देयर इज अ एम्प्लॉयमेंट गेन ऑफ 1.6%। ठीक है, कोविड के बाद क्या हुआ, मोस्टली जो जॉब्स गई हैं वो किसकी गई हैं, जो लोग अनस्किल्ड थे, जो लोग अनस्किल्ड थे, जो हायर अनस्किल्ड लोग थे, एक्चुअली उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, खासकर आईटी वाईटी सेक्टर में। लेकिन जो लो इनकम वाले बेचारे हैं वो आज भी घर पे बैठे हुए हैं। आपको अच्छे से पता है कि अर्बन एरिया से बहुत सारे लोग जो है वो गांव में चले गए थे, और वहां पे मनरेगा के अंदर जो है डिमांड बढ़ गई थी। मनरेगा के अंदर डिमांड इसलिए बढ़ी थी क्योंकि उनकी जो रेगुलर जॉब्स थी वो चली गई थी, आईटी वाईटी सेक्टर में बढ़ा है। लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से रिच और पुअर के बीच में और गैप बढ़ गया। गरीब आदमी की नौकरी चली गई, अमीर आदमी की नौकरी, चाहे सैलरी थोड़ी कम हुई हो, लेकिन अभी भी दे दोज पीपल आर अर्निंग समथिंग एक्चुअली। रेमेडी क्या है, क्या सोल्यूशन हो सकता है इन सारी चीजों का? तो पहली बात तो फ्यूचर नॉमिनल वेज एडजस्टमेंट करिए, मतलब जिस परसेंटेज से इन्फ्लेशन बढ़ती है उसी परसेंटेज से आपकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए ऑटोमेटिकली। अगर इन्फ्लेशन 10% है तो आपकी सैलरी 12% बढ़नी चाहिए, इन्फ्लेशन अगर 5% आपकी सैलरी 7% बढ़नी चाहिए। एक ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट यहाँ पे होनी चाहिए, राइट। उसके अलावा इन्होंने कहा है सेफ गार्डिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द हाउस होल्ड, खासकर जो गरीब लोग हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आपको प्रोटेक्ट करना है। तो वेज इन्फ्लेशन स्पाइरल के बीच में उनको फंसना नहीं है, मतलब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़नी चाहिए। जो लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशंस हैं आप उनको जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करिए। उसके अलावा डिसेंट फॉर्मल वेज एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, यानी कि जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं आप उनको भी फॉर्मल सेक्टर में लेके आइए। जेंडर पे गैप को जो है रिड्यूस करिए, खासकर जो महिलाएं की जब जब फीमेल की जॉब लॉस होता है तो बहुत कम चांस होते हैं कि दोबारा से वर्क फोर्स के अंदर आती हैं। तो आप कम से कम जेंडर पे गैप को जो है यहाँ पे कम कर सकते हो। वीमेन जब छोड़ती हैं जॉब को, उनको जो है वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसको कम करिए, इनइक्वालिटी को कम करिए, पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, ठीक है, जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आप उसको जो है यहाँ पे कम कर सकते हो। द लैक ऑफ वैक्सीन एंड द एक्सेस टू एडिक्वेट सैनिटेशन, इसकी वजह से हेल्थ केयर का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो वैक्सीनेशन लगवाइए, सैनिटेशन को इंप्रूव करिए, ठीक है, ये सारी चीजें आप करोगे तो ये चीजें आप जो है ठीक कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है, जितनी भी इंटरनेशनल मैगजीन्स वगैरह होती हैं, स्टडी वगैरह करती हैं, इनके अंदर कोई बहुत खास प्रैक्टिकल चीजें नहीं होती हैं, वो मोटी मोटी बातें लिखी जाती हैं।
अब ये सब मोटी मोटी बातें हैं भाई, आपने कोई नया थोड़ी बताया, हमें पहले से पता है ये सब किया जाना। आपने नया क्या बताया? कुछ नहीं बताया, बट ठीक है, कोई बात नहीं, आया है तो कर लेते हैं। द कोविड-19 पैंडेमिक, फूड एंड द सोशलाइजेशन। देखिए क्या होता है। एक बहुत बड़े जर्मन फिलोसोफर थे, नाम जानने की जरूरत नहीं, शोपेनहावर नाम था उनका, नाम जानने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उन्होंने एक बड़ा फेमस कोट दिया था। उन्होंने ये कहा था दैट लाइफ इज लाइक अ पेंडुलम एंड दैट पेंडुलम ऑसिलेट्स बिटवीन पेन एंड बोर्डम। मतलब इंसान की जिंदगी में या तो दुख होता है या फिर बोर्डम होता है, वो बोर हो जाता है। ठीक है, आपको अगर दुख होता है तो बोर नहीं हो सकते, क्योंकि दुख में आप स्ट्रगल करते हो, आप बोर नहीं हो सकते। आप स्ट्रगल करते हो, उठते हो, बैठते हो, काम करते हो, या फिर आपको बोर्डम होता है। बट ही वॉज रॉन्ग। कोविड-19 में पेन, दुख और बोर्डम एक साथ ही आ गया। कोविड-19 में लोगों की जॉब्स चली गई, मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हो गई, पॉवर्टी इंक्रीज हो गया। तो ये तो दुख हुआ, दुख के साथ साथ बोर्डम भी हुआ। सिनेमा हॉल बंद हो गए, ट्रैवल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया, मार्केट्स बंद हो गई, लोग एक दूसरे से मिलजुल नहीं पा रहे थे, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। तो दुख और बोर्डम एक साथ ही आ गया। और इन्होंने क्या कहा था, दुख और बोर्डम जो अलग अलग चीजें हैं, या तो आप बोर होते हो या आपको दुख होता है। इनका यह कहना था कि इंसान बोर क्यों होता है? जब उसके पास लग्जरी होती है, उसके पास पूरा भयंकर पैसा होता है, तो वो बोर हो जाता है, अब क्या करूं। या फिर इंसान को दुख होता है, जो गरीब आदमी होता है ना, वो बेचारा सारी जिंदगी स्ट्रगल में ही निकाल देता है। ये इन्होंने शुरुआत यहां से करी है इस ऐसे की। तो कोविड-19 के इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे, और ये इम्पैक्ट बेसिकली हम लोग दो चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, एक फूड और दूसरा सोशलाइजेशन। एक एंजल्स लॉ है, एंजल्स लॉ। एंजल वाज अ फिलोसोफर। इन्होंने एक लॉ दिया था, इनका ये कहना था, शेयर ऑफ फूड एक्सपेंडिचर राइजेस एज इनकम फॉल्स। जैसे जैसे आपकी इनकम कम होती है, फूड एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है। आपको सुनने का बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, एक्चुअली ये बात सच्ची है। सोच के देखिए, अगर आपकी हाई इनकम होती है, आपकी इनकम मान लो 1 लाख रुपए पर मंथ है, वैसे बहुत ज्यादा हाई नहीं है बट स्टिल, मान लो 1 लाख रुपए आपकी इनकम है हर महीने। अब कहाँ पे पैसा खर्चा करोगे? आप शॉपिंग पे पैसा खर्चा करोगे, सीधी सी बात है। आप सिनेमा में जाओगे, आप ट्रैवल करोगे, आप महंगे कपड़े पहनोगे, आप पार्टीज करोगे, वो आपकी लिस्ट में टॉप पे रहते हैं। और इनके साथ साथ आप फूड भी कंज्यूम करोगे। ठीक है, तो जब आपकी इनकम बहुत ज्यादा होती है, नॉन असेंशियल सर्विसेज के ऊपर आप ज्यादा खर्चा करते हो। लेकिन जब आपकी इनकम कम होती है, आप नॉन असेंशियल सर्विस को कट डाउन कर देते हो। सिनेमा हॉल में कम जाओगे, शॉपिंग कम करोगे, पार्टीज कम करोगे। किसके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे? असेंशियल चीजों के ऊपर, जिनको आप पहले इग्नोर कर रहे थे, फूड के ऊपर, क्योंकि फूड तो असेंशियल है। तो इनका यह कहना है कि जब जब आपकी इनकम फॉल होती है, नीचे आती है, तो आपका फूड एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। और ऐसा एक्चुअली में देखा गया है। तो कोविड-19 में क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ? भैया प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, लोगों की जॉब चली गई, और सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट हो गया। वो रशिया यूक्रेन भी वो अभी हो गया, वो सब चीजें करके। तो इसकी वजह से लोगों की जॉब्स भी गई और आपकी इनकम भी कम हुई। इसका मतलब फोकस किसके ऊपर होगा? फोकस होगा फूड के ऊपर, असेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर, राइट। हाई एक्सपेंडिचर ऑन फूड लीड्स टू लो एक्सपेंडिचर ऑन द सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन समझ रहे हो ना? पार्टीज, दोस्तों के साथ शादियां करना, फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना, उसे सोशलाइजेशन बोलते हैं। अब दो चीजें हैं भाई, या तो फूड पे खर्चा कर लो या पार्टीज पे खर्चा कर लो, या तो एसेंशियल प्रोडक्ट पे खर्चा कर लो या सोशलाइजेशन पे खर्चा कर लो। एक ही चीज मैनेज हो पाएगी, लेकिन किससे? गरीब आदमी से। लेकिन जो रिच लोग हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी फूड के लिए बहुत पैसा होता है, उन्होंने पैसा सेविंग कर रखी है, उनको दिक्कत नहीं आती है, तो वो लोग सोशलाइजेशन को भी मेंटेन करते हैं। लेकिन जो मेरे जैसा गरीब आदमी है, वो भैया सोशलाइजेशन कट डाउन कर देता है, वो सिर्फ फूड के ऊपर खर्चा करता है। आपने देखा होगा कोविड-19 के बीच में क्या हुआ था, सेकंड वेव के बाद हिमाचल की गवर्नमेंट ने क्या किया था, कोविड सर्टिफिकेट को बंद कर दिया था। इतने सारे ट्रैवलर्स कोविड-19 के बीच में ही हिमाचल में भाग गए। 12-12 घंटे, 15-15 घंटे का जाम लगा रहा शिमला हाईवे के ऊपर।
वो कौन थे? आपको क्या लगता है गरीब आदमी थे क्या वो? नहीं, वो अमीर आदमी थे, जिनको फूड की टेंशन नहीं है, उनके पास खूब पैसा है, उनको सोशलाइजेशन की टेंशन है, पार्टीज की टेंशन है, ट्रैवलिंग की टेंशन है, तो वो लोग मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि रिच गोट मोर इन्फेक्शंस एज वेल, क्योंकि रिच लोग ट्रैवल मोर, तो दे गेट मोर इन्फेक्शंस ऑफ द कोविड-19। तो ये इन्होंने इस यहाँ पे बात बोली है। अब रूरल और अर्बन के बीच में कॉन्ट्रास्ट भी हुआ। इनिशियल फेज में क्या होता है, रूरल एरिया इंडिया में लोग फूड के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, बट लेटर ऑन जब चीजें बहुत ज्यादा लंबी चली जाती हैं तो शादियों वगैरह के फेस्टिवल्स के ऊपर भी लोग वहां पे पार्टिसिपेट करने लगे। जबकि अर्बन एरियाज में क्या है, इनिशियल ही अर्बन एरियाज में लोग सोशलाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि अर्बन एरिया में क्या रहता है ना यार, आप कभी शहरों में जाओ, अगर आप लोग होटल्स में खाना खा रहे हैं, किटीज पार्टीज कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो इनको आदत होती है इस चीज की। कोविड-19 में भी वो लोग सोशलाइजेशन मेंटेन कर रहे थे। और जहां तक आप मेंटल हेल्थ की बात करते हो, अर्बन एरियाज में तो मेंटल हेल्थ वाली सुविधा है ही नहीं हेल्प करने के लिए, तो यहाँ पे भी अर्बन एरियाज के लोग थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा सॉल्यूशन क्या हो सकता है भाई इन सारी प्रॉब्लम्स का? सॉल्यूशन ये हो सकता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिए। इन्फ्लेशन सिर्फ प्राइस राइज का मतलब नहीं है कि चीजों के प्राइस बढ़ गए इन्फ्लेशन हो गया, नो। इन्फ्लेशन सप्लाई चेन की वजह से भी होता है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन दो तरीके से होता है, मतलब वैसे तो इकोनॉमी का टॉपिक है, डिमांड साइड, और मैं आपको पहले करवा चुका हूं ये सप्लाई साइड। दुनिया की ओपन इकोनॉमी है जो है वो इन दोनों प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करती है, डिमांड और सप्लाई। जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई उतनी ही होती है जितनी पहले थी, अनचेंज्ड, तब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। लेकिन अगर डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है, तो इन्फ्लेशन कम हो जाता है। तो डिमांड साइड और सप्लाई साइड, ठीक है। अब डिमांड साइड बढ़ती कैसे है या कम कैसे होती है? वो होती है मनी सप्लाई से। अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। भाई लोगों के पास पैसा आ जाता है, सीधी सी बात है, तो डिमांड तो बढ़ेगा ही, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। दूसरा सप्लाई की वजह तरफ से, ये मनी सप्लाई का काम किसके पास? आरबीआई के पास है। आरबीआई कैन कंट्रोल मनी सप्लाई, इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, बट सप्लाई साइड में आरबीआई कुछ नहीं कर सकता। भाई मान लो वीट का प्रोडक्शन ही कम हुआ, या हमारी जो दालें हैं अगर वही हमारे पास कम है, तो इसमें आरबीआई क्या करेगा भाई? ये तो सप्लाई वाला गेम है ना। सप्लाई वाला गेम तो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, या तो बाहर दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करिए या लोकल प्रोडक्शन बढ़ाइए। तो ये डिमांड और सप्लाई, इन्फ्लेशन के बारे में दोनों को ही काम करना पड़ता है। तो सरकार जो है बार बार आरबीआई को जो है ब्लेम करती है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। एक सोल्यूशन ये हो सकता है क्यूशनिंग। क्यूशनिंग कर सकते हो आप इंश्योरेंस वगैरह जो है वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा दीजिए, ताकि जो हेल्थ इंपैक्ट होते हैं या इनकम लॉस होता है वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकें। और प्राइस एडजस्टमेंट भी जरूरी है, ठीक है, इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो ये कुछ कुछ सोल्यूशन इन्होंने बताया है। हालांकि जो पूरा आर्टिकल है बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड मुझे लगा नहीं पढ़ने में, चीजें जो है इधर उधर लिखी हुई है इन्होंने, बट मैंने कोशिश किया थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से आपको कराएं। तो बेसिकली समरी यही निकलती है भाई कि कोविड-19 के समय में जॉब लॉस हुआ, डेथ हुई, पॉवर्टी हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा, और अर्बन और रूरल एरिया के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। अर्बन एरियाज में लोग सोशलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वो एडिक्टिव होते हैं उस चीज के। रूरल एरिया में लोग क्योंकि कंपेरेटिवली पुअर होते हैं तो वो ज्यादातर फोकस करते हैं फूड के ऊपर। और यहाँ पे जो है फिर गवर्नमेंट का रोल भी आता है, आरबीआई का रोल भी आता है। तो ये कुछ कुछ करके है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन भी बना सकते हो। कोविड-19 हैड मल्टीपल इम्पैक्ट्स ऑन वेरियस ग्रुप्स, discuss the contrast between rural and urban areas with respect to food crisis and socialization। 150 और 10 मार्क्स। तो ये पूरे का पूरा आंसर जो है आपका यहां से लिखा जा सकता है इस आर्टिकल से। अच्छा आर्टिकल लगा इस सेंस में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो बड़ा मजा आएगा बाद में, ठीक है। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। एक दो हमारे पास एडिशनल आर्टिकल भी हैं, कुछ खास दमदार चीजें नहीं लगी मुझे, बट एनीवेज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।